हेलो स्टूडेंट्स। तो आज से हम लोग निमसेट 2020 की रिवीजन क्लासेस स्टार्ट करेंगे। तो जैसा कि हमको पता है बीएचयू का एग्ज़ाम ऑलरेडी हो चुका है 26 ऑफ अगस्त को। अब निमसेट का एग्ज़ाम पूरी तरह से डिपेंड करता है जेई मेंस पे। अगर जेई मेंस 7 सितंबर या जो भी गिवन डेट है उस पे हो गया तो मान के चलो 10 टू 15 डेज में निमसेट 2020 भी एनआईटीज़ वाले कंडक्ट करा ही देंगे। तो अप्रॉक्सीमेटली मान के चलो हमारे पास 20 से 25 डेज हैं फॉर निमसेट 2020। तो इसमें डेली हम लोग एक एक टॉपिक रिवाइज करेंगे। जैसे आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन, और इसको पूरा डीपली तो नहीं पढ़ाया जा सकता है इतने कम टाइम में, लेकिन इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हैं वो सारे कवर करेंगे। तो रिवीजन क्लास करने से पहले अगर एक बार पहले से स्ट्रेट लाइन या जो भी टॉपिक का रिवीजन हो रहा है उसको पढ़ के रखोगे तो बेटर समझ में आएगा। इसके बाद डेली 7 PM पे रिवीजन क्लास होगी, 7 PM टू 8:30 PM। लाइक जैसे आज स्ट्रेट लाइन हम लोग डिस्कस करेंगे तो नेक्स्ट डे कल 10 AM पे तुम लोगों का स्ट्रेट लाइन का टेस्ट होगा, और टेस्ट का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इसी तरह से आज स्ट्रेट लाइन, फिर सर्कल में 2 क्लासेस लगेंगी, फिर पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, इन सब में एक एक क्लासेस लगेंगी। तो इस तरह से इसके बाद कैलकुलस स्टार्ट करेंगे, फिर प्रोबेबिलिटी, परमिटेशन, इस तरह से आगे वेक्टर्स तो कवर करते जाएंगे। और एवरी संडे तुम लोगों का एक मॉक टेस्ट भी रहेगा जो कि सुबह 10 बजे रहेगा। वीकडेज में टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे, और संडे को 10 से 12 मॉक टेस्ट रहेगा जिसका डिस्क्रिप्शन उसके पहले वाली क्लास, सैटरडे वाली क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुम्हें मिल जाएगा। संडे मॉक टेस्ट निमसेट का होगा, ये एग्जैक्टली निमसेट के पैटर्न पे बेस रहेगा। तो आई होप ये बात समझ में आ गई है। तो निमसेट 2020 पूरी तरह से जेई मेंस पे डिपेंडेंट है, क्योंकि निमसेट में एनआईटीज में ही एडमिशन मिलेगा, और एमसी के एडमिशन के पहले वहाँ पे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स की काउंसलिंग होती है। तो अगर 7 सितंबर को सक्सेसफुली जेई मेंस हो गया तो ये मान के चलो उसके मैक्सिमम 20 डेज में निमसेट 2020 भी हो जाएगा। क्लियर है? तो इसकी एक्सपेक्टेड डेट सितंबर या मैक्सिमम अक्टूबर फर्स्ट वीक। तो वी हैव ऑन एन एवरेज 25 डेज या 20 डेज, और इतने दिन में भी काफ़ी कुछ करा जा सकता है अगर स्ट्रिक्टली इस रिवीजन क्लास को फॉलो करा। मींस डेली क्लास करनी है, लेकिन उससे पहले तुम्हें चैप्टर रिवाइज करके क्लास करनी है तो बेटर समझ में आएगा। उसके नेक्स्ट डे टेस्ट देना होगा, और ये टेस्ट ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। ये एग्जैक्टली लिंक के थ्रू भी खुलेगा, लेकिन वो 10 बजे ही तुम एग्ज़ाम दे सकते हो, ना उससे पहले ना उसके बाद। जो टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे वो 1 घंटे के होंगे, तो एग्जैक्टली गिवन डेट और गिवन टाइम पे ही ये एग्ज़ाम होगा। ठीक है? उससे पहले भी नहीं दे सकते, उसके बाद भी नहीं दे सकते, उसके बाद वो लिंक एक्सपायर हो जाएगा। तो आई होप ये पूरा शेड्यूल समझ गए हो। तो वी हैव अप्रॉक्सीमेटली 20 टू 25 डेज, और इसमें भी काफ़ी कुछ करा जा सकता है। और निमसेट में जैसा कि पहले भी हमने लेक्चर्स में बताया है, कंपटीशन काफ़ी रिड्यूस होगा इस बार। एटलीस्ट 40% कंपटीशन रिड्यूस होगा। तो जो रैंक पिछले साल तो पेपर बहुत डिफ़िकल्ट था। अगर हम 2018 की बात करें तो जो रैंक निमसेट 2018 के पेपर में 400 स्कोर पे आई थी, वो निमसेट 2020 में 300 से 350 के स्कोर पे आराम से आ जाएगी अगर पेपर एवरेज आया, बहुत आसान आया। या अगर पेपर ऑनलाइन हुआ तो ऑनलाइन पेपर में एक क्राइटेरिया होता है कि पेपर को रिलेटिवली इजी कर देते हैं। ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं स्ट्रेट लाइन से। बहुत डीप कंसेप्ट में नहीं जा पाएंगे, इसलिए पहले से पढ़ के रखोगे तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वेक्टर्स और ट्रिग्नोमेट्री के लिए ज्योमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है।
जितना तुम ज्योमेट्री को जानोगे उतना ये क्वेश्चंस आसान होते जाएंगे। तो ज्योमेट्री के भी बेसिक ज्योमेट्री पार्ट 1 और पार्ट 2, बेसिक ज्योमेट्री पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के वीडियोस का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। तो अगर ज्योमेट्री अच्छे से आती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर नहीं आती है तो ये पार्ट 1 एंड पार्ट 2 देखना ज़रूरी है। उसी के बाद तुम्हारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री काफ़ी आसान हो जाएगी। तो नाउ वी स्टार्ट विथ फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो क्या है ये? शो दैट 4 पॉइंट्स आर द वर्सेस ऑफ अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल 4 चीजें होती हैं क्वाड्रिलेटरल में बेसिकली: पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड रोम्बस। अगर ज्योमेट्री पता है तो इन सभी में डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, तो ये चेक करने की जरूरत नहीं कि डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं कि नहीं करते हैं क्योंकि चारों में ही डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। अगर स्क्वायर हमें प्रूफ करना है तो हमें प्रूफ करना पड़ेगा डायगोनल्स इक्वल इन लेंथ है, AC इज इक्वल टू BD है, क्योंकि इक्वल इन लेंथ डायगोनल होता है रेक्टेंगल में और स्क्वायर में। तो अगर डायगोनल की लेंथ इक्वल आ गई तो इट मींस या तो रेक्टेंगल होगा या फिर स्क्वायर होगा। इसके बाद अब कैसे पता चलेगा रेक्टेंगल है? तो इन केस ऑफ रेक्टेंगल डायगोनल 90 डिग्री पे बाइसेक्ट नहीं करते, मतलब हम इसका स्लोप निकाल लेंगे और इसका स्लोप निकाल लेंगे ACBD का, और अगर ये 90 डिग्री नहीं आ रहा है, समथिंग थीटा आ रहा है, थीटा 90 नहीं है, तो ये स्क्वायर हो जाएगा। आई होप बात समझ में आ रही है, और बेसिक ज्योमेट्री के वीडियो देख लोगे तो ये बात 100% क्लियर हो जाएगी। तो थीटा π/2 नहीं होगा तो रेक्टेंगल हो जाएगा। तो इसके लिए इसका स्लोप निकालेंगे, इसका स्लोप निकालेंगे, और फॉर रेक्टेंगल M1 M2 का प्रोडक्ट -1 नहीं आना चाहिए। अगर -1 आ गया तो डायगोनल 90 डिग्री पे होते हैं स्क्वायर पे और रोम्बस में, ठीक है। तो पहले हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा करके AC और BD निकाल लेते हैं। AC कैसे आता है? x1 - x2 का होल स्क्वायर 4, -1 - 3 का होल स्क्वायर 4 का होल स्क्वायर 16, तो दिस इज 2√5। BD निकाल लो, BD आएगा 8 - 6 का होल स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर 4, 3 - 7 का स्क्वायर, ये भी √20 आ रहा है। तो AC इज इक्वल टू BD आ गया। अब हम स्लोप निकाल लेंगे। स्लोप कैसे निकालेंगे? M1 स्लोप कैसे आता है? आई थिंक ये बात पता होगी, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। दिस इज द फॉर्मूला फॉर स्लोप। तो पहले AC का स्लोप निकालो। AC का स्लोप कैसे आएगा? 3 माइनस ऑफ -1 अपॉन -2 - 0। फिर BD का स्लोप निकाल लो, 3 - 7 अपॉन 8 - 6। ये -1 नहीं आना चाहिए क्योंकि ये 90 डिग्री पे नहीं होना चाहिए। तो दिस इज 4 अपॉन -2, ये -2 आ जाएगा। और इसको अगर देखें तो ये आ रहा है -4 अपॉन 2, -4 अपॉन 2 माइनस हाफ आ रहा है, सॉरी -4 अपॉन 2, ये भी 2 आ रहा है, -2, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट -1 नहीं आ रहा है, हेंस ये रेक्टेंगल नहीं बनाएगा, ठीक है। अगर ये 90 डिग्री पे नहीं है तो ये रेक्टेंगल है, सॉरी, और अगर ये 90 डिग्री पे है तो स्क्वायर हो जाएगा। डायगोनल्स इक्वल होते हैं स्क्वायर में एंड रेक्टेंगल में, और डायगोनल्स के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है स्क्वायर में, डायगोनल के बीच का एंगल 90 डिग्री, स्क्वायर 90 डिग्री नहीं होता है रेक्टेंगल में। तो इस इंफॉर्मेशन के लिए ज्योमेट्री के वीडियोस देख सकते हो, ठीक है। तो आई होप ये कंसेप्ट समझ में आया होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, find the coordinate of circumcenter of a triangle having verses 8, 6, 8, -2। तो प्लॉट कर लेते हैं 8, 6। 8, 6 कहीं यहां पे ले लो,
दिस इज 8,6। अच्छा, सेकेंड क्वाड्रेंट में एक खास बात है सेकेंड क्वाड्रेंट में कि एक्स कोऑर्डिनेट सेम है, तो 8,-2 जस्ट इसके नीचे आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लाइन बनेगी दिस इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। ये ए मान लेते हैं, दिस इज बी, 8,-2। थर्ड क्वाड्रेंट है 2,-2, तो यहां पे भी एक खास बात है, इसके और इसके y कोऑर्डिनेट सेम आ रहे हैं -2, मतलब ये हाइट सेम होगी। 2,-2 इज समथिंग हेयर, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, और ये रिजल्ट ज्योमेट्री का हमें पता होना चाहिए। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल है तो हाइपोटेनस का मिड पॉइंट जो होता है, मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस इज ये मिड पॉइंट है इज सर्कमसेंटर। ये इसका सर्कमसेंटर होता है, इसको ओ से रिप्रेजेंट करा जाता है। और एक बात और होती है राइट एंगल ट्राइंगल में कि ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी होता है। सर्कमसेंटर की डिस्टेंस तीनों वर्सेस से बराबर आती है। ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, एंड दैट इज इक्वल टू कैपिटल आर, जो कि होती है सर्कम रेडियस। तो ये सारी बातें भी हमने बेसिक ज्योमेट्री के वीडियो में डिस्कस करी हुई हैं। तो हाइपोटेनस का मिड पॉइंट इज द सर्कमसेंटर, जिसको कैपिटल ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या आ जाएगा, x1 + x2 / 2 5, 8 + 2 / 2 5, 6 - 2 मतलब 4 / 2 2। तो सर्कमसेंटर 5,2 आ गया। सर्कम रेडियस को कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तुम सिंपली ये भी कर सकते हो, हाइपोटेनस डिवाइड बाई 2 कर लो, हाइपोटेनस की लेंथ निकाल लो और 2 से डिवाइड कर लो। आई होप डिस्टेंस फॉर्मूला सभी को पता होगा। 8 - 2 का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर 36, 6 + 2 का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर 64। तो 64 + 36 100 हुआ, अंडर रूट लेंगे 10 आ जाएगा, 10/2 इज 5। तो इट्स सर्कम रेडियस इज 5। दिस इज कैपिटल आर, सिंपल। तो ये भी ज्योमेट्री का कंसेप्ट है, और ज्योमेट्री नहीं पता होगी तो फिर इसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा होंगे, और बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करके फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि आंसर ओवर कैलकुलेशन के बाद कभी नहीं आता है। नेक्स्ट है तुम्हारा सेक्शन फॉर्मूला पे बेस्ड। पॉइंट -1, -1 डिवाइड कर रहा है दो पॉइंट्स को। ये पॉइंट क्या है, 4,4, दिस पॉइंट इज 7,7। इसको आर एक पॉइंट डिवाइड कर रहा है -1, -1 पे, और वो रेशियो बताना है। तो रेशियो हमेशा λ/1 या μ/1 एज्यूम करा जाता है। और सेक्शन फॉर्मूला आई थिंक पता होगा, ये जो कोऑर्डिनेट है एक्स कोऑर्डिनेट -1 कैसे आता है, mx2। ये रेशियो लो और इसके अपोजिट एक्स कोऑर्डिनेट mx2 मतलब 7λ प्लस 1 × 4 nx1 अपॉन λ+1। इसको सॉल्व कर लो, इसी से एक से ही आंसर आ जाएगा। -λ -1, 7λ + 4, दिस इज 8λ इज इक्वल टू -5। तो लैम्डा इज इक्वल टू -5/8, और रेशियो अगर नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब ये एक्सटर्नल डिवीजन। तुम चाहो तो y कोऑर्डिनेट भी चेक कर सकते हो। y कोऑर्डिनेट भी -1 आ रहा है, कैसे आएगा y कोऑर्डिनेट, लैम्डा इंटू इस अपोजिट y कोऑर्डिनेट 7λ प्लस 1 × 4, सेम इक्वेशन आ रही है बाय द वे, डिवाइड बाई λ+1। जो इक्वेशन ये है वही इक्वेशन ये है, तो ऑब्वियसली यहाँ से भी वही आंसर आएगा। तो आई होप सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा होगा, mx2 + nx1 अपॉन m+n, my2 + ny1 अपॉन m+n। नेक्स्ट देखते हैं, 3 वर्सेस
ऑफ अ पैलोग्राम आर टेकन इन ऑर्डर। 3 वर्सेस हैं जो पैलोग्राम की ली गई हैं, ठीक है। पैलोग्राम की एक ही प्रॉपर्टी होती है, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। पैलोग्राम में एक ही प्रॉपर्टी है कि डायगोनल्स क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। इसको अल्फा बीटा मान लो, फोर्थ वर्टेक्स हमें बताना है। तो डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, AC का मिड पॉइंट निकाल लें, BD का मिड पॉइंट निकाल लें और इक्वेट कर दें। AC का मिड पॉइंट आएगा -1 + 2 डिवाइड बाई 2 मतलब 1/2, 0 + 2 डिवाइड बाई 2 दैट इज अगेन 1/2 इज इक्वल टू अल्फा + 3 डिवाइड बाई 2 बीटा + 1 डिवाइड बाई 2। इसको इससे कंपेयर करा लो और इसको इससे कंपेयर करा लो, तो अल्फा + 3 2 कैंसिल हो जाएगा, डिनोमिनेटर का 1 आ जाएगा, तो अल्फा इज -2, बीटा + 1 भी 1 है, बीटा + 1 डिवाइड बाई 2 इज, सॉरी ये 1 ही आएगा, दिस इज 1, क्योंकि 0 + 2 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 1 आएगा। तो इन दिस केस ये 2 जब इधर मल्टीप्लाई होगा तो बीटा 1 आ जाएगा। तो इट्स फोर्थ वर्टेक्स इज -2, 1। तो न्यूमेरिकल कैलकुलेशन के लिए बहुत अलर्ट रहना है। नेक्स्ट देखते हैं, इन सेंटर की बात है। इन सेंटर का फॉर्मूला पहले तो देख लेते हैं। ये वैसे बेसिक ज्योमेट्री के वीडियो में हमने डिस्कस करा है इन सेंटर का फॉर्मूला। कैपिटल A के सामने वाली साइड स्मॉल a होती है, कैपिटल B के सामने वाली साइड स्मॉल c, एंड दिस इज स्मॉल, कैपिटल B के सामने वाली साइड स्मॉल b एंड दिस इज स्मॉल c। इन सेंटर एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। लेट्स से दिस इज अल्फा, दिस इज अल्फा, ये इसका एंगल बाइसेक्टर हो गया। बी एंगल का एंगल बाइसेक्टर बना लेते हैं, दिस इज बीटा, दिस इज अगेन बीटा, ये इसका एंगल बाइसेक्टर हो गया, और इधर से भी एंगल बाइसेक्टर बना लिया, ठीक है। तो इन सेंटर को I से रिप्रेजेंट करते हैं। इन सेंटर एंगल बाइसेक्टर्स को B + C, ये जो रेशियो आ रहा है B + C, और ये रेशियो इधर जो आया दैट इज A। इसी तरह से C + A B, इसी तरह से A + B, ये A + B होता है और ये C होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना है। इन सेंटर का फॉर्मूला हमने डिस्कस करा हुआ है बेसिक ज्योमेट्री के वीडियो में, और अभी आगे क्वेश्चंस भी आएंगे तो उस पर देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट देखो, ये एक रिजल्ट बहुत ज़्यादा यूज होता है, ये भी हमने बेसिक ज्योमेट्री के वीडियो में डिस्कस करा है कि इन एनी ट्राइंगल ऑर्थो सेंटर, ये खासतौर से वेक्टर में इसका बड़ा यूज है, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड, सर्कम सेंटर, HGO आर कोलिनियर, HGO आर कोलिनियर, और सेंट्रॉइड इसको 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, ठीक है। सेंट्रॉइड H को मतलब ऑर्थो सेंटर को और सर्कम सेंटर को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। नेक्स्ट पॉइंट है इन एन आइसोलेस ट्राइंगल, ये बात भी बेसिक ज्योमेट्री के वीडियो में डिटेल में डिस्कस करी हमने। आइसोलेस ट्राइंगल में ये दो साइड्स इक्वल होती हैं, ये थर्ड साइड अनइक्वल होती है। तो ये जो लाइन है इसी पे ही सारे सेंटर लाई करते हैं, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, सॉरी सेंट्रॉइड, सर्कम सेंटर, इन सेंटर। और इन केस ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल सारे सेंटर कोइंसाइड कर जाते हैं, G हो, H मतलब ऑर्थो सेंटर, O मतलब सर्कम सेंटर, I मतलब इन सेंटर, सारे पॉइंट्स एक जगह आ जाते हैं। तो दीज आर सम पॉइंट्स फॉर सर्कम सेंटर, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर। नेक्स्ट देखते हैं, अब देखो, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड जिसके 3 वर्सेस दे रखे हैं 0,6, 8,12 एंड 8,6। तो सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट हमें पता होने चाहिए, दैट इज x1 + x2 + x3
बाय 3 एंड y1 प्लस y2 प्लस y3 बाय 3। तो सिंपली ये पॉइंट क्या दे रखा है, पहला पॉइंट है x1 y1, दूसरा पॉइंट क्या है x2 y2, तीसरा पॉइंट क्या है x3 y3। यहाँ पे सिंपली उठा के रख देंगे x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3, क्या आ जाएगा, सेंट्रोइड, दैट इज कैपिटल जी। क्या मिल जाएगा तुम्हें, सेंट्रोइड, दैट इज कैपिटल जी। ठीक है, अब हमें इन सेंटर बताना है। तो इन सेंटर का फॉर्मूला इसके बाद देखो जरा क्या होता है। आई होप अगर रिवीजन करा है तो फॉर्मूला याद होगा। इन सेंटर का फॉर्मूला होता है ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 डिवाइड बाई a प्लस b प्लस c, ay1 प्लस by2 प्लस cy3 डिवाइड बाई a प्लस b प्लस c। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर इन सेंटर, और इन सेंटर के लिए हमें साइड लेंथ निकालनी पड़ेगी। ABC ट्राइंगल बना लेते हैं। कैपिटल A के सामने स्मॉल a, ये B, ये C। पहला पॉइंट A लेते हैं, दैट इज 0,6, दूसरा पॉइंट 8,12, तीसरा पॉइंट C 8,0। ये तुम निकाल लोगे BC लेंथ, स्मॉल a क्या आ जाएगी, BC लेंथ, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के 8,12 एंड 8,0 में, तो BC लेंथ क्या आ रहा है, दैट इज 12। BC लेंथ क्या आ रही है, दैट इज 12। एंड देन स्मॉल b लेंथ क्या आएगी, CA, दैट इज CA। CA लेंथ क्या आ जाएगी, आई थिंक डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हो। एंड AB लेंथ क्या है, C लेंथ, तो यहाँ पे AB लेंथ भी डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के निकाली जा सकती है। नाउ स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c पता चल गया। स्मॉल a क्या है, 12 है। स्मॉल b क्या आएगा, स्मॉल b 10 आ रहा है, स्मॉल c आ रहा है 10। एंड दिस कोऑर्डिनेट, इसको नाम देना होगा x1 y1, x2 y2 एंड दिस इज x3 y3। ये नाम हमने दे दिए इसके, और उठा के सीधे सीधे इस फॉर्मूले में रखना है ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन a प्लस b प्लस c, ay1 प्लस by2 प्लस cy3 अपॉन a प्लस b प्लस c। तो उससे कोऑर्डिनेट इन सेंटर का 5,6 आ रहा है। तो इसको एक बार अपने आप भी ट्राई करना इस क्वेश्चन को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसका सर्कम सेंटर, अच्छा इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में सर्कम सेंटर ही सेंट्रॉइड होता है, वही ऑर्थो सेंटर होता है, वही इन सेंटर होता है, सब कुछ वही होता है। ठीक है, तो सेंट्रॉइड मानना रिलेटिवली आसान होता है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में का सेंट्रॉइड -2,5 समथिंग यहां दे रखा है, मान लो -2,5। ठीक है, और एक साइड उसकी y एक्सिस पे, एक साइड कहां पे है, y एक्सिस पे है। इस तरह से ले लेते हैं, और ओरिजिन पे नहीं मिलाना है जब तक बोला ना जाए। दिस इज अवर इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल है। हमसे इसकी साइड लेंथ पूछी है PQR। तो ध्यान से देखो, अगर ये सेंट्रॉइड है, सेंट्रॉइड ही होगा क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल में सारे सेंटर कोइंसाइड कर जाते हैं। तो सेंट्रॉइड मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, यही मीडियन है, यही एल्टीट्यूड है, यही एंगल बाइसेक्टर है इन केस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, तो ये 2:1 का रेशियो है। अच्छा देखो, अगर इसके कोऑर्डिनेट -2,1 है तो GM लेंथ हो जाएगी 2। GM की लेंथ कितनी आ जाएगी, दैट इज 2। ये लेंथ 2 है, तभी ये कोऑर्डिनेट -2 बनेगा। तो उसका डबल ये हो जाएगा, इट मीन्स ये जो लेंथ हो जाएगी दिस विल बी 4। ये लेंथ क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो 4 पीछे चले जाओ,
तो दिस इज -6,5। तो ये लेंथ 2 है तो ये लेंथ 4 हो गई, तो दिस इज -6,5। अब अगर हमें, अब देखो RM तुम्हें दिख रहा है 2 and 5, तो RM लेंथ मिल गई तुम्हें 6। RM इज GM प्लस GR, ठीक है, 6 आ गया। अब अगर किसी ट्राइंगल में, किसी ट्राइंगल क्या है, किसी इक्विलैटरल ट्राइंगल में हमें, इसको हम बोल सकते हैं एल्टीट्यूड, हाइट ऑफ ट्राइंगल, दिस इज हाइट ऑफ ट्राइंगल, RM इज हाइट ऑफ ट्राइंगल। अगर किसी इक्विलैटरल ट्राइंगल में उसकी हाइट हमें पता है तो उसकी साइड लेंथ हम निकाल सकते हैं। कैसे? यहां से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, ये h हो गया, ये साइड लेंथ a है, इस ये 60 होता है, इस ट्राइंगल में साइन 60 लगा दो, साइन 60 हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यहां से आ जाएगा ये √3/2 h/a। हम निकालना चाहते हैं a, तो यहां से a निकाल लो, a will be 2h/√3, a will be 2h/√3। और as we know h हमें पता है, h कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, तो h हमें पता है, तो a हम निकाल सकते हैं। कैसे? यहाँ पे रख दो, ट्वाइस h, दैट इज 6/√3, 12 हो गया, 12 को तुम 4 into 3 लिखोगे, तो दिस इज फाइनली 4√3। 4√3 इज द आंसर। थर्ड इसका आंसर हो गया, सिंपल, इट्स आंसर इज थर्ड। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड लेंथ आ गई हमें। देख रहे हो मोस्ट ऑफ द केसेस में हम ज्योमेट्री ही यूज कर रहे हैं, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ज्योमेट्री का आना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 6, इसका हमें इस ट्रायंगल का सर्कम सेंटर बताना है, तो इसके लिए हमें एक चीज पता होनी चाहिए, पोलर कोऑर्डिनेट। एक होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जिसमें हम डील करते हैं 0,0, 5,2। एक होता है पोलर कोऑर्डिनेट, आई होप ये बात भी पढ़ी होगी। ये एक अलग सिस्टम है। ओरिजिन से अगर किसी r डिस्टेंस पे कोई लाइन अल्फा एंगल या थीटा एंगल बना रही है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, p पॉइंट के कोऑर्डिनेट r cos थीटा, r sin थीटा आ जाते हैं। वो तुम डायरेक्टली यहां से ट्रायंगल बना के, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, दीज आर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जिसपे हम डील करते हैं। क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, 1,2, 3,4, ये सब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है। इसी का जो पोलर कोऑर्डिनेट है दैट इज r, थीटा, उसको क्या लिखते हैं, r, थीटा। यहां से तुम ट्रायंगल बना के प्रूफ कर सकते हो। ये लेंथ इतना पढ़ा होगा, ये लेंथ बेस क्या आ जाता है, r cos थीटा, और परपेंडिकुलर क्या आ जाता है, r sin थीटा। तो ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, r cos थीटा, y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, r sin थीटा, और उसका पोलर कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है, r, थीटा। अब अगर इन कोऑर्डिनेट को इंटरप्रेट करें तो उसी फॉर्म का आ रहा है समथिंग। ये इसको अगर देखो तो ये a अल्फा है, ये a बीटा है, एंड लास्ट कोऑर्डिनेट इज a गामा, a cos अल्फा, a sin अल्फा, दैट इज cos गामा। सो नाउ क्या है यहाँ पे देखते हैं। इसको अगर इंटरप्रेट करें, अगर इसको प्रॉपर तरीके से करोगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा, ये सॉल्व होगा ही नहीं, और ओवर कैलकुलेशन अगर हो रहे हैं तो आंसर नहीं आता है। इस कोऑर्डिनेट का इंटरप्रिटेशन ये हुआ कि ये पॉइंट ओरिजिन से a डिस्टेंस पे है और पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में एंगल अल्फा बना रहा है। दिस डिस्टेंस इज a, OP, और पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में अल्फा एंगल बना रहा है। ये क्या है, Q समथिंग है। ये भी
ओरिजिन से ए डिस्टेंस पे है और पॉजिटिव एक्स एक्स से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में बीटा एंगल बना रहा है, और कहीं पे भी तुम आर ले सकते हो। इसकी भी डिस्टेंस ओरिजिन से ए है और पॉजिटिव एक्स एक्स से क्लॉकवाइज सेंस में मान लो गामा एंगल बना रहा है, तो ये पी क्यू आर ट्राइंगल बन गया। दिस इज पी क्यू आर ट्राइंगल। इसका हमें सर्कम सेंटर बताना है। तो बहुत सिंपल है, कोऑर्डिनेट वाइज नहीं करना है, ज्योमेट्री से करना है। सर्कम सेंटर, अगर सर्कम सेंटर पढ़ा है तो सर्कम सेंटर एक ऐसा सेंटर है ट्राइंगल का जिसकी डिस्टेंस तीनों वर्सेस से सेम आती है। सर्कम सेंटर की डिस्टेंस तीनों वर्सेस से सेम आती है। OA is equal to OB is equal to OC, that is सर्कम सेंटर। कोई ऐसा पॉइंट 2D प्लेन में जिसकी तीनों वर्सेस से डिस्टेंस सेम आए, दैट इज द सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल ABC। और वो डिस्टेंस जो होती है दैट इज सर्कम रेडियस। वो डिस्टेंस क्या होती है, दैट इज कॉल्ड सर्कम रेडियस। ठीक है, तो OA इज इक्वल टू OP इज इक्वल टू OC आ रहा है यहाँ पे, OP इज इक्वल टू OQ इज इक्वल टू OR। ये सब क्या आ रहे हैं, ओरिजिन से डिस्टेंस A आ रही है, हेंस इट्स सर्कम सेंटर इज ओरिजिन। इसका सर्कम सेंटर क्या हो जाएगा, ओरिजिन, बिकॉज सर्कम सेंटर एक ऐसा पॉइंट है जिससे ट्राइंगल की तीनों वर्सेस की डिस्टेंस सेम आए, और जैसा यहाँ पे दिख रहा है, तो हेंस इट्स सर्कम सेंटर विल बी 0,0। तो आई होप बात समझ में आ रही होगी कि ज्योमेट्री का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए एंड बी, ए ये दे रखा है, बी ये दे रखा है रिस्पेक्टिवली, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी, जो कि पी ए इज इक्वल टू पी बी है। अच्छा, ए की डिस्टेंस, ए से डिस्टेंस और बी से डिस्टेंस सिर्फ मिड पॉइंट की बराबर नहीं होगी, इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जितने भी पॉइंट लाई करेंगे, आई होप ये बात पता होगी कि उससे डिस्टेंस ए की और बी की इक्वल आएगी, ए की भी और बी की भी, पी ए इज इक्वल टू पी बी। तो पी को हम कुछ एक्स कॉमा वाई मान लेते हैं और डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं। नीचे सोल्यूशन है, ध्यान से देखो, और ट्राइंगल पी ए बी का एरिया तुम्हें 10 दे रखा है। ठीक है, तो देखो पहले स्टेप में क्या करा, पी ए इज इक्वल टू पी बी लगा दिया हमने, पी के कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई मान के, स्क्वायर कर दिया, पी ए स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी स्क्वायर। आई होप ये बात समझ में आ रही होगी, डिस्टेंस फॉर्मूला है और ये भी डिस्टेंस फॉर्मूला है। स्क्वायर करने के बाद अंडर रूट हट गया है, सॉल्व करने पे ये आ जाता है। और बाय द वे ये ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ गिवन पॉइंट। ठीक है, नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, पी यहां पे ले लिया, दिस इज x1 y1, this is x2 y2, let's say this is x3 y3। तो आई होप एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला शायद पढ़ा हो, हाफ मॉड, पहले कॉलम में सारे एक्स कोऑर्डिनेट लिख देते हैं, दूसरे कॉलम में सारे वाई कोऑर्डिनेट लिख देते हैं, और तीसरे कॉलम में 1 1 1 आ जाता है, और यहाँ मॉड साइन होता है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल तुम्हें दे रखा है 10। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या दे रखा है, 10 इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल। 3,4 एंड 5,2, 5,-2, ये 3,4 है, ये 5,-2 है, ये x, y है। तो कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, तुम इसको x1 y1 ले लो, तो ये x आ गया, ये 3 आ गया, ये 5 आ गया x कोऑर्डिनेट, यहाँ पे सारे y कोऑर्डिनेट आ गए। और जैसा हमने बताया था एरिया में मॉड लगा होता है, तो अगर तुम मॉड साइन हटाते हो तो प्लस माइनस आ जाता है। एरिया 10 दे रखा था, प्लस माइनस 10 कर लिया। फाइनली ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करने पे ये आएगा, और
टाइम कम है इसलिए हम ऑलरेडी सोल्यूशन पहले ही कर रखा है, क्योंकि कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें हो पाए। ठीक है, एक बार प्लस साइन लेंगे और एक बार माइनस साइन लेंगे, दो इक्वेशंस आ जाएंगे। फर्स्ट इक्वेशन इज दिस एंड सेकेंड इक्वेशन इज दिस। ऑलरेडी ऊपर एक इक्वेशन हमें मिल चुकी थी, दैट इज इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जो कि क्या आ रही थी, x माइनस 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इस तरह क्वेश्चन थोड़े लेंदी होते हैं। इसको 2 से डिवाइड कर दिया, ये दो इक्वेशंस आ रही हैं, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इक्वेशन क्या आई थी, x माइनस 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। और फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व कर लो और फिर इसको सॉल्व करके 7,2 आता है। फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन ले ली और सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व कर लिया। ठीक है, इसको सॉल्व करके 1,0 आता है। तो p के कोऑर्डिनेट 2 आ रहे हैं, 7,2 एंड 1,0। तो आई होप मेथड समझ में आया होगा। और चूंकि टाइम कम है इस वजह से हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेशन कर रखे हैं हमने, और अगर रिवीजन करके देख रहे हो तो आई थिंक बेटर बात समझ में आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 5 यूनिट। 2 वर्सेस दे रखे हैं, 2,1 एंड 3,-2। ठीक है, तो बना लेते हैं। चलो ऐसे ही देख लेते हैं ट्राइंगल को। एक पॉइंट दे रखा है तुम्हें 2,1, बी पॉइंट है 3,-2 और सी पॉइंट किसी इस लाइन पे लाई कर रहा है, जो कि दे रखा है, क्या लाइन दे रखी है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। सी पॉइंट को हम मान लेते हैं अल्फा बीटा, सेटिस्फाई करा देते हैं बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस 3। बीटा की वैल्यू यहां पे रख दो अल्फा प्लस 3। एक ही अननोन होना चाहिए मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, और इसका एरिया दे रखा है, इसको मान लेते हैं x1 y1, दिस इज x2 y2, दिस इज x3 y3। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला अभी हम लोग ने करा था, हाफ मॉड पहले रो में सारे x कोऑर्डिनेट x1, पहला x1 क्या है 2, फिर है x2 क्या है देखो जरा 3, फिर है x3 क्या है अल्फा, देन y1 जरा देखो क्या है 1, y2 ध्यान से देखो तो -2 है, y3 क्या है अल्फा प्लस 3, एंड नेक्स्ट इज 1,1,1। और एरिया तुम्हें क्या दे रखा है 5। मॉड हटा देंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दिस इज फाइनली डिटर्मिनेंट 2 3 अल्फा, सॉरी 1 -2 अल्फा प्लस 3 1,1,1 इज इक्वल टू ±10। अब इसको एक्सपैंड कर लेते हैं 2 R1 के अलॉन्ग, सीधे सीधे डिटर्मिनेंट में ज्यादा प्रॉपर्टीज के चक्कर मत रहना, अदरवाइज और ज्यादा लेंदी हो जाता है। -2 माइनस अल्फा -3, फिर ये 1 विथ माइनस साइन आएगा -1, इसको हाइड कर लो, इसको हाइड कर लो, 3 माइनस अल्फा, फिर 1, इसको हाइड कर लो, इसको हाइड कर लो, 3 अल्फा प्लस 9 -2 अल्फा is equal to ±10. Now this is -4 -2 alpha -6 -3 प्लस अल्फा प्लस 3 अल्फा, 3 अल्फा -2 अल्फा अल्फा हो जाएगा। कैलकुलेशन एक बार देख लेना, अल्फा प्लस 9 इज इक्वल टू ±10। अल्फा प्लस अल्फा ये आ रहा है
-2 अल्फा प्लस अल्फा, कुछ कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक है कुछ, देखते हैं, क्योंकि अल्फा अल्फा कैंसिल हो जा रहा है। लाइक 2, देख लो जरा, 2 3 अल्फा 1 -2 एंड 1 -2 अल्फा प्लस 3 1 1 1, एरिया 5 दे रखा है, 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, मॉड हटा दिया, प्लस माइनस साइन आ गया, 2 के अलोंग एक्सपैंड करा तो -2 माइनस अल्फा -3, ठीक है, 1 1 से लिया तो ये माइनस साइन के साथ आएगा, इसको हाइड करा, 3 माइनस अल्फा, इधर देखा तो ये 3 अल्फा प्लस 9 प्लस 2 अल्फा, अच्छा ये प्लस 2 अल्फा होगा। सो नाउ ये गड़बड़ हो रही थी, तो नाउ दिस इज 5 अल्फा, 5 अल्फा प्लस 9, तो ये हो गया 6 अल्फा, 2 अल्फा जाएगा तो 4 अल्फा बच जाएगा, ये -10 -13 -10 प्लस 9 हो जाएगा -1, -10 प्लस 9 -1 -3 -4, एक बार 10 के लिए सॉल्व कर लेते हैं, +10, और एक बार -10 के लिए सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, तो ये आ रहा है अल्फा इज इक्वल टू 14/4 मतलब 7/2, तो यहाँ से अल्फा प्लस 3, वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस 3 7/2 प्लस 3, ये 6 प्लस 7 13/2, तो एक कोऑर्डिनेट आ गया 7/2 13/2, दूसरा कोऑर्डिनेट यहां से इसको उधर ले जाओगे तो अल्फा हो जाएगा -6/4 मतलब -3/2, -3/2 में 3 ऐड करेंगे तो 3/2 ही आएगा, तो नेक्स्ट कोऑर्डिनेट आ रहा है -3/2 3/2। आई होप ये बात समझ में आई होगी, और एक बार कैलकुलेशन देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये स्लोप का कंसेप्ट है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ द स्लोप ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग, अच्छा स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये x1 y1 मान लो, ये x2 y2 मान लो, स्लोप क्या है 4 दे रखा है, स्लोप इज 4 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो 4x माइनस 4 माइनस 12, तो 4x इज इक्वल टू, आई होप ये -8 आएगा, तो सिंपली x इज इक्वल टू -2, तो ये तो सिंपल क्वेश्चन था, 9th लेवल पे बेस था, तो स्लोप क्या होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू 3,4, 3,4 से पास कर रहा है, और सम ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस, आई थिंक इंटरसेप्टेड फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन सबने पढ़ी होगी, यहाँ पे a का इंटरसेप्ट x एक्सिस पे, y एक्सिस पे b का इंटरसेप्ट, तो ये जो स्ट्रेट लाइन होती है x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1 होती है, यहाँ पे क्या बोला गया है, बोला गया है सम ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस, x एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट है a का, y एक्सिस पे इंटरसेप्ट है b का, इसका सम आ रहा है 14, इसका सम कितना आ रहा है 14 आ रहा है। नाउ ये लाइन पास कर रही है 3,4 से, तो 3,4 से पास करा दो, 3/a प्लस 4/b इज इक्वल टू 1, तो 3b प्लस 4a इज इक्वल टू ab, किसी एक को एलिमिनेट कर देते हैं, b की वैल्यू निकाल लो 14 माइनस a, और यहां पे रख देते हैं, फोर्टीन इंटू 3 42 माइनस 3a
कैलकुलेशन देखते जाना एक बार, इज इक्वल टू 14a माइनस ए स्क्वायर। यहां से अगर हम देखें तो ये a आ रहा है, अब इसको इधर ले आओ, ए स्क्वायर माइनस 14a प्लस ए माइनस 13a और ये प्लस 42, चेक कर लो एक बार, इज इक्वल टू 0। 42 होता है 13, 42 21 हो जाएगा, 21 इंटू 2 7 इंटू 6, 7 और 6 से आ जाएगा तो a की वैल्यू 2 आएंगी, 7 एंड 6। a को एक बार 7 रख दो इस इक्वेशन में तो b भी 7 आ जाएगा, a को एक बार 6 रख दो इस इक्वेशन में, 6 रखेंगे तो b 8 आ जाएगा, तो x बाई a 7 b 7 इज इक्वल टू 1, x बाई a प्लस y बाई b इज इक्वल टू 1। आई होप ये बात अब समझ में आ गई, ठीक है। तो ये दो इक्वेशंस हो सकती हैं। तो यहाँ पे हमने इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन का यूज करा, तो ऐसे क्वेश्चन भी आई थिंक पहले से अटेम्प्ट करे होंगे। नेक्स्ट देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2, 3 so that the segment of line intercepted between the axis, फिर से वही बात है, इंटरसेप्टेड पार्ट ऑफ लाइन की बात करी जा रही है, x बाई ए प्लस वाई बाई बी, such that the segment of line intercepted between the axis is bisected at this point। तो यहाँ पे एक चीज याद रखना, अगर इसका मिड पॉइंट ए बी का मिड पॉइंट कुछ सपोज कर लो अल्फा बीटा है, ठीक है, तो ए के कोऑर्डिनेट हमेशा आते हैं, अल्फा बीटा मिड पॉइंट है, ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है, तो ये 2 अल्फा कॉमा 0 आएगा, सेक्शन फॉर्मूला लगा के प्रूफ कर सकते हो, और ये 0 कॉमा 2 बीटा आएगा। तो जैसा कि बोला गया है इसका मिड पॉइंट 2, 3 है, तो याद रखना अगर ये मिड पॉइंट 2, 3 है तो ये पॉइंट 4, 0 आएगा, और ये पॉइंट y कोऑर्डिनेट का डबल कर दो 0, 6 आएगा। तो स्ट्रेट लाइन क्या होती है, x बाय ए, ये a, 0 है और ये 0, b है, x बाय ए प्लस y बाय बी इज इक्वल टू 1। आई होप इसको सॉल्व करोगे, ये तो कर सकते हो, ये लाइन आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन से क्या लर्निंग हुई, अगर मिड पॉइंट अल्फा बीटा है तो ये ए एक्स एक्स का कोऑर्डिनेट क्या आ जाता है 2 अल्फा कॉमा 0, और वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या आ जाता है 0, 2 बीटा। नेक्स्ट देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2, 3। आई होप एंगल बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला सबको पता होगा, इसका स्लोप m1 है, इट्स स्लोप इज m2, थीटा इज द एंगल बिटवीन दीज टू लाइन, तो tan थीटा आ जाएगा मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ठीक है। तो देखो जरा ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है ये। एक लाइन है जो कि 2, 3 से पास कर रही है, मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। अच्छा, इसमें उस फॉर्मूले का यूज भी नहीं है। एक लाइन है विच इज पासिंग थ्रू 2, 3 एंड मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री with the positive x axis in anti clockwise sense, तो we should know इसका स्लोप आ जाएगा tan 45, एंड tan 45 होता है 1। स्लोप हमें पता है, पॉइंट अगर हमें पता है तो 1 पॉइंट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन हम यूज कर सकते हैं, दैट इज y माइनस y1 m टाइम्स x माइनस x1। सो y माइनस y1 क्या है 3, m टाइम्स 1 टाइम्स x माइनस x1 क्या है 2। सो y माइनस 3
इज इक्वल टू एक्स माइनस टू। सो एक्स माइनस वाई, ये इधर ले जाओगे -1 हो जाएगा, +1 आ जाएगा। चेक कर लो, स्ट्रेट लाइन ये हो गई। और क्या बोला गया है, ऑल्सो डिटरमाइन द लेंथ ऑफ इंटरसेप्टेड बिटवीन वन। मतलब ये जो लाइन है ए से इस लाइन को कट कर रहा है। लाइन कहाँ पे है एग्जैक्टली उससे मतलब नहीं है खास, लेकिन अगर ध्यान से देखोगे तो परपेंडिकुलर है। मान लो ये बी पे कट कर रहा है, तो बी का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें निकालना है। तो इस लाइन को हम इसके नीचे लिख लेते हैं, इसको ऐड कर लो तो 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, मीन्स x इज इक्वल टू -1। x को यहां -1 रखोगे तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी। x को -1 रख के देख लो, तो ये जो b पॉइंट आएगा वो -1, 0 आएगा। तो क्या अब हम ए बी इंटरसेप्टेड पार्ट की लेंथ निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। 2 -1, 3 का स्क्वायर 9, 3 - 0 फिर 9, 3√2। एक बार कैलकुलेशन फिर से देख लेना, तो 3√2 इज द आंसर। सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं। ये एक फॉर्मूला इंपॉर्टेंट हो सकता है, आगे के लिए याद रखो। द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू x1 y1 एंड मेकिंग एन एंगल अल्फा विथ y इज इक्वल टू mx प्लस सी। इसको फॉर्मूला लगा के सॉल्व करने में थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाते हैं। ये एक लाइन दे रखी है y इज इक्वल टू mx प्लस सी। एक लाइन है जो कि x1 y1 से पास कर रही है। किससे पास कर रही है? x1 y1 से। जो इस गिवन लाइन से अल्फा एंगल बना है, इसकी इक्वेशन हमें बतानी है। तो वो हो जाती है y माइनस y1 tan थीटा। tan थीटा क्या है? स्लोप ऑफ गिवन लाइन। tan थीटा माइनस अल्फा x माइनस x1, y माइनस y1 tan थीटा प्लस अल्फा x माइनस x1। ये लाइन इधर से भी हो सकती थी, x1 y1 अगर इधर होता तो दिस इज अल्फा। तो इन दोनों इक्वेशंस को याद कर लो। नेक्स्ट देखते हैं। द एक्यूट एंगल बिटवीन, और tan थीटा जो कि मॉड में होता है, मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2, तो एक्यूट एंगल आता ही है अगर हम tan थीटा वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2। द एक्यूट एंगल बिटवीन टू लाइन इज π/4। स्लोप ऑफ वन लाइन इज गिवन, लेट्स से दिस इज m। ठीक है, फाइंड द स्लोप ऑफ अदर लाइन। तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ठीक है, एंगल क्या दे रखा है दो लाइन के बीच में? π/4। तो दिस विल बी tan π/4 इज इक्वल टू मॉड ऑफ, जिसका स्लोप हमें निकालना है, इसको m ना लेकर के इसको हाफ ही ले लेंगे। जिसका स्लोप निकालना है, लेट दैट इज m, और इसको हाफ लिख दो। तो दिस इज m माइनस हाफ 1 प्लस m इंटू हाफ। सो दिस इज ट्वाइस m माइनस 1 अपॉन 2 प्लस m। एंड एज वी नो tan π/4 होता है 1, तो यहां से आ जाएगा 2m माइनस 1 का मॉड इज इक्वल टू मॉड ऑफ m प्लस 2। दोनों साइड मॉड लगा होता है तो मॉड हटा के प्लस माइनस साइन आ जाता है। एक बार प्लस साइन के लिए सॉल्व करके देखो, तो यहां से m3 आ रहा है। और एक बार माइनस साइन के लिए सॉल्व करके देखो, 2m माइनस 1 माइनस m माइनस 2, m माइनस 1/3 हो जाएगा।
तो दीज टू वैल्यूज ऑफ स्लोप, m की वैल्यू 3 आ रही है, एक -1/3 एंड अदर इज 3 सिंपल। तो आई होप इस फॉर्मूले का एप्लीकेशन भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। एंड इक्विलैटरल ट्राइंगल जिसकी एक वर्टेक्स दे रखी है दैट इज 2,3। ठीक है, ठीक है, इक्विलैटरल ट्राइंगल है जिसकी एक वर्टेक्स दे रखी है 2,3, समथिंग कहीं पे ले लेते हैं 2,3 ए मान लेते हैं इसको, और उसके अपोजिट एक वर्टेक्स दे रखा है, मतलब अपोजिट साइड दे रखी है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। अगर x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 को देखें, दिस हाइट इज, दिस हाइट विल बी 3, ठीक है, दिस लेंथ इज 2, दिस इज 2, ये 2,0 पे कट करेगा, और ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 के को अगर हम प्लॉट करें तो कुछ इसी तरह से आएगा, ये 0,2, इसको बना लेते हैं। ठीक है, अब देखो कैसे बनेगा ये इक्विलैटरल ट्रायंगल। कुछ इस तरह से हमने इक्विलैटरल ट्रायंगल बना लिया, दिस इज बी, दिस इज सी। अच्छा, इक्विलैटरल ट्रायंगल में हमें पता है जो ये एंगल होता है दैट इज 60 डिग्री। ठीक है, ये लाइन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, तो इसको लिख सकते हो y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2, और अगर कंपेयर करा लो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो इसका स्लोप क्या आ रहा है, BC लाइन का स्लोप आ रहा है -1। ठीक है, इसका स्लोप -1 आ गया, ये एंगल भी 60, ये एंगल भी 60। तुम्हें AC और AB की इक्वेशन बतानी है तो दोनों के स्लोप एज्यूम करने की जरूरत नहीं होती है, किसी एक का स्लोप एज्यूम कर लो। लेट स्लोप ऑफ AB इज m, AB का स्लोप हमने m एज्यूम कर लिया। ठीक है, अगर AB का स्लोप m है तो मॉड साइन से दोनों के स्लोप अपने आप आ जाते हैं, तो tan थीटा, कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, tan थीटा मॉड ऑफ m1, m1 ले लो m, m2 ले लो -1, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ठीक है, और ये एंगल कितना होता है इक्विलैटरल में, 60 डिग्री। tan 60 हो जाएगा √3, tan 60 क्या आ जाएगा, √3। सो नाउ मॉड हटा दो तो ये प्लस माइनस √3 m प्लस 1 अपॉन 1 माइनस m। ठीक है, अब अगर चाहें तो हम इसमें कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगा दें तो रिलेटिवली इजी सॉल्व होगा ये, प्लस माइनस √3 a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। इन दोनों को उठा के ऐड कर दो, तो आई होप इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 2, और इससे जब इसको सबट्रैक्ट करोगे तो ये 2m आ जाएगा, तो दिस इज 1/m, तो m आ जाएगा फाइनली प्लस माइनस √3 -1 अपॉन प्लस माइनस √3 +1। प्लस माइनस में एक बार प्लस साइन ले लो, तो लेट से वो AB का स्लोप आ जाएगा m1, और एक बार माइनस साइन ले लो तो AC का स्लोप आ जाएगा m2। तो देख लेते हैं, एक बार सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, प्लस साइन ले लिया हमने, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, √3 - 1, सो दिस इज √3 - 1 का होल स्क्वायर, और नीचे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगाओगे 2 आ जाएगा, 3 + 1 4 -2 √3 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2 - √3।
इसी तरह से सिमिलरली जब तुम m2 निकालोगे, m2 में ये कर लेना है, इसमें भी -√3 -1 -√3 +1, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई कर लो, √3 +1, इसको सॉल्व करोगे तो 2 + √3 आ जाएगा। स्लोप हमें पता है, पॉइंट हमें पता है x1 y1, तो इक्वेशन ऑफ AB और इक्वेशन ऑफ AC हम निकाल सकते हैं। कैसे? स्लोप m1 m2 पता है, y - y1 m टाइम्स x - x1, y1 क्या है? 3 है। स्लोप हमें पता है, एक बार m1 रख देना, x1 क्या है? 2 है, और एक बार m2 रख देना, सॉल्व कर लेना, दोनों AB और AC की इक्वेशन आ जाएगी। तो अच्छा क्वेश्चन था ये, लेंदी था थोड़ा, लेकिन चलो नेक्स्ट देखते हैं। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? आई होप पैरेलल लाइंस पढ़ी होंगी। पैरेलल लाइंस कांस्टेंट से डिफर करती हैं। फॉर एग्जांपल y = mx + c और y = mx + d, दोनों पैरेलल होती हैं, दोनों के स्लोप देख रहे हो सेम आते हैं सिंपली। ठीक है, नेक्स्ट है ax + by + c a' + b' y + c'। पैरेलल तब होंगे जब x के कोफिशिएंट का रेशियो y के कोफिशिएंट के रेशियो के बराबर हो, लेकिन कांस्टेंट टर्म के रेशियो के बराबर नहीं हो। अगर ये कांस्टेंट टर्म के रेशियो के बराबर भी आ गया तो ये दोनों लाइन सेम हो जाएंगी, जिसको सिमिलर लाइन बोलते हैं या कोइंसिडेंट लाइन बोलते हैं। सेम लाइंस, सिमिलर लाइंस। ठीक है, any line parallel to ax plus by plus c can be written as ax plus by plus k। सिर्फ कांस्टेंट वेरी करा दो, k is any arbitrary constant, तो उसके पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस क्या होता है? ax plus by plus c1 is equal to 0, ax plus by plus c2 is equal to 0। आता है mod of c1 minus c2 upon under root a square plus b square। ये क्लास 9-10 से पढ़ते आ रहे हो। कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई सेम होना चाहिए दोनों में, x और y के कोफिशिएंट दोनों पैरेलल लाइन में a और b यहाँ पे भी हैं और a और b यहाँ पे भी होने चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ये भी एक फॉर्मूला याद होना चाहिए पैरेललोग्राम में। अगर कोई पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम में आई थिंक ये पता है होता है कि दो साइड्स पैरेलल होती हैं, ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है। इसके बीच का एंगल सपोज कर लो थीटा है। इन दो पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस निकाल लो, लेट्स से दिस इज P1, ये P1 है। ठीक है, ये इसके और इसके बीच की डिस्टेंस आ गई, इसको पीछे बढ़ा दो, इससे इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, ये P2 है, दिस इज P2। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या आता है? P1 P2 अपॉन साइन थीटा। P1 P2 पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस हो गई और साइन थीटा नॉन पैरेलल लाइंस के बीच का एंगल हो गया। ठीक है, सिंपल। तो ये पॉइंट भी याद रखना है, पैरेललोग्राम का एरिया निकालना इससे आसान हो जाता है। नेक्स्ट है, अगर पैरेललोग्राम ये देखो y = m1x + c1, y = m1x + c2, ये दो पैरेलल लाइंस हो जाएंगे। लेट्स से ये और ये लाइन है। देन y = m2x + d1 और y = m2x + d2, ये दो पैरेलल लाइन हो गई, ये और ये। इसके बीच का एरिया निकालना है तो डायरेक्टली पैरेललोग्राम में इसको फॉर्मूले को याद कर लो, mod of c1 - c2 इंटू d1 - d2 अपॉन m1 - m2। ये याद होगा तो उससे काफ़ी आसानी से डायरेक्टली एरिया आ जाता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अदरवाइज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स को। नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हैज
y एक्सिस इंटरसेप्ट 4 है एंड इज पैरेलल टू दिस स्ट्रेट लाइन, इसके पैरेलल है। तो अभी देखा था हम लोगों ने, अगर इस स्ट्रेट लाइन के पैरेलल लाइन लेनी है तो x और y कोफिशिएंट सेम रखो, ठीक है। नाउ इट हैज y एक्सिस इंटरसेप्ट, y एक्सिस इंटरसेप्ट कैसे निकालोगे, x को 0 रख दो, x को 0 रख दो तो y की वैल्यू आ जाएगी 3y इज इक्वल टू k, मतलब y इज इक्वल टू k बाई 3। तो y एक्सिस इंटरसेप्ट k बाई 3 का है और y एक्सिस इंटरसेप्ट में 4 दे रखा है, तो k की वैल्यू 12 आ जाएगी। Hence, this line will be 2x minus 3y plus 12 is equal to 0. 2x minus 3y plus 12 is equal to 0. Simple. Next देखते हैं, two sides of square lies on the line। अच्छा, ये दोनों पैरेलल दिख रही हैं, दो साइड्स स्क्वायर की दे रखी हैं। ऑब्वियसली दो साइड स्क्वायर की हैं तो वो पैरेलल है, आमने सामने की साइड्स हैं, ठीक है। इनके बीच का डिस्टेंस ही साइड लेंथ होती है ए। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाता है, ए स्क्वायर, मतलब इनके बीच की डिस्टेंस हम निकाल लें और उसका स्क्वायर कर दें तो एरिया आ जाएगा। सो फर्स्ट लाइन इज x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सेकेंड लाइन इज x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस क्या आती है, दैट इज मॉड ऑफ c1 माइनस c2, कांस्टेंट टर्म सबट्रैक्ट कर दिया, अपॉन अंडर रूट x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, मतलब 3/√2। यही a हो गया साइड लेंथ ऑफ स्क्वायर, और इसका स्क्वायर कर देंगे 9/2 इज द एरिया ऑफ स्क्वायर। सिंपल। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट दिस टू दिस स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन दे रखी है, x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इस पे एक p पॉइंट है, दैट इज -3,5। इससे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप करा, दिस इज द फुट, ये फुट है। इसके कोऑर्डिनेट बताने हैं तो इसको हम अल्फा बीटा मान लेते हैं, लेट दिस इज अल्फा बीटा। ठीक है, ये f इस स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहा है तो लाई करा देते हैं अल्फा माइनस बीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से अगर बीटा निकालना चाहो तो दैट इज सिंपली अल्फा प्लस 2। तो बाय द वे एक अननोन हो गया, सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो फूट के कोऑर्डिनेट आ गए अल्फा कॉमा अल्फा प्लस 2। सिंपल। ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं। आई होप इसका स्लोप दिख रहा होगा तुम्हें। इसका स्लोप आ रहा है 1। y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 अगर कर लेते हो तो mx से कंपेयर करा के इसका स्लोप 1 आ रहा है। तो स्लोप ऑफ pf, दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 आता है। हेंस स्लोप ऑफ pf, एक का स्लोप इटसेल्फ 1 है, तो उसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या आ जाएगा, -1। तो इसका स्लोप ये -1 होना चाहिए, एंड दैट इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अल्फा माइनस 2 अपॉन x2 माइनस x1। ये हो जाएगा 3 माइनस अल्फा, अल्फा प्लस 3 इज इक्वल टू 1।
3 minus alpha, alpha plus 3, 2 alpha is equal to 0, means alpha is 0. कैलकुलेशन एक बार देख लेना फिर से. तो अल्फा अगर 0 है तो ये क्या आ जाएगा 0,2. दिस इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर. सिंपल. ठीक है. नेक्स्ट देखो, इमेज बतानी है. सिमिलर टाइप का ही क्वेश्चन है. इमेज बतानी है तो ये एक लाइन दे रखी है, लाइन मिरर है. दिस लाइन मिरर इज 2x minus 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0. पॉइंट दे रखा है तुम्हें -1,2. इसकी इमेज बतानी है. इमेज इक्वल डिस्टेंस पे बनती है. तो पहली चीज तो P और I का मिड पॉइंट इस पे लाई करेगा. दूसरा PI लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर होगी. तो मिड पॉइंट तो निकाल ही लो. अल्फा -1 डिवाइड बाई 2, बीटा प्लस 2 डिवाइड बाई 2. इस पॉइंट को उठा के इस लाइन पे रख दो. 2 टाइम्स अल्फा -1 डिवाइड बाई 2 -3 टाइम्स बीटा प्लस 2 डिवाइड बाई 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 0. 2 ये कैंसिल हो जाएगा. अल्फा -1 -3/2 बीटा -3 प्लस 4. चेक कर लो एक बार. अल्फा -1 -3/2 बीटा -3 प्लस 4. तो यहां से आ जाएगा ये अल्फा -3/2 बीटा, ये 1 और ये -1 0. चेक कर लेना कैलकुलेशन. तो 2 अल्फा इज इक्वल टू 3 बीटा. मिड पॉइंट लाई कराने से ये आ रहा है फर्स्ट इक्वेशन. और दोनों 90 डिग्री पे हैं तो इनके स्लोप का प्रोडक्ट. अच्छा, इसका स्लोप निकाल लो. इसका स्लोप आ रहा है तुम्हारा 3y इज इक्वल टू 2x प्लस 4. कंपेयर करा लो y इज इक्वल टू mx प्लस c से. तो इस लाइन का स्लोप आ रहा है 2/3. तो इस लाइन का स्लोप आ जाएगा -3/2. रेसिप्रोकल कर लो और माइनस से मल्टीप्लाई कर लो. नाउ कैसे स्लोप आता है? y2 माइनस y1 2 माइनस बीटा अपॉन x2 माइनस x1 -1 माइनस अल्फा. So now this is 2 minus beta alpha plus 1 is equal to 3/2. 4 minus 2 beta, 3 alpha plus 3, 3 alpha plus 2 beta is equal to 1. अल्फा की वैल्यू 3/2 बीटा आ रही है. रख देते हैं यहाँ पे अल्फा की वैल्यू 3/2 बीटा, that is again 2 beta is equal to 1. 9/2 beta plus 2 beta is equal to 1. तो 9 बीटा प्लस 4 बीटा, 9 बीटा प्लस 4 बीटा that is 13 बीटा इज इक्वल टू 2. कैलकुलेशन फिर भी एक बार अपने आप चेक कर लेना. तो बीटा इज इक्वल टू 2/13. बीटा 2/13 है तो अल्फा आ जाएगा 3/13. तो इमेज के कोऑर्डिनेट क्या आ गए? 3/13 2/13. तो कैलकुलेशन एक बार फिर से कर लेना, देख लेना इसको. तो इस तरह क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सब. नेक्स्ट देखते हैं.
दो लाइंस दे रखी हैं, उसका ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर और एक्यूट एंगल बाइसेक्टर बताना है। तो उसका तरीका क्या होता है, जो भी लाइन दे रखी हो उसका कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव बना लो। L2 का तो +9 पॉजिटिव है ही, L1 को माइनस से मल्टीप्लाई कर लो, L2 एज इट इज लिख लो। तो कांस्टेंट टर्म इसको लिखते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। C1 और C2 को पॉजिटिव बनाया जाता है, उसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं A1 A2 प्लस B1 B2। अच्छा, एंगल बाइसेक्टर, आई होप शायद इक्वेशन पता होगी। एंगल बाइसेक्टर की दो इक्वेशन आती हैं, ये जस्ट परपेंडिकुलर फॉर्मूले जैसी ही होती है। अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस माइनस A2x प्लस B2y प्लस C2 अपॉन अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। हम क्या करेंगे, A1 A2 प्लस B1 B2 कैलकुलेट करेंगे। जरा कंपेयर कराओ, A1 क्या आ रहा है -4, A2 यहां से कंपेयर कराओ 5, B1 कंपेयर कराओ -3, B2 कंपेयर कराओ 12। आई होप ये पूरी चीज नेगेटिव आ रही है, कैलकुलेट करके देख लेना। अगर A1 A2 प्लस B1 B2 नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव मतलब कम, कम मतलब एक्यूट एंगल, तो प्लस साइन के साथ, यहां पे प्लस साइन के साथ जो एंगल आएगा दैट इज एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। और ऑब्वियसली फिर जो माइनस साइन के साथ आएगा दैट इज ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर। ठीक है। और अगर यही उल्टा होता है, A1 A2 प्लस B1 B2 नेगेटिव आ रहा है, अगर A1 A2 प्लस B1 B2 इसी तरह से पॉजिटिव आता, मतलब ऑब्ट्यूस, ज्यादा, ज्यादा मतलब ऑब्ट्यूस, तो प्लस साइन के साथ जो बाइसेक्टर आता दैट इज ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर। और माइनस साइन के साथ जो बाइसेक्टर आएगा दैट इज एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। ठीक है। तो यहां तो A1 A2 प्लस B1 B2 क्या आ रहा है, माइनस साइन के साथ नेगेटिव आ रहा है। इट मींस जो प्लस साइन के साथ आएगा, फॉर एग्जांपल अब देखो बाइसेक्टर कैसे लिख रहे हैं, ये दो लाइंस हैं, दिस एंड दिस, इसको ऐसे लिखो, पूरी लाइन लिख लो, -4x, स्ट्रेट लाइन यही लिखनी है, C1 C2 को पॉजिटिव बनाने के बाद, +6 डिवाइड बाई -4 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर करोगे 5 आ जाएगा, प्लस साइन के साथ ये एक्यूट एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा, क्योंकि A1 A2 प्लस B1 B2 नेगेटिव आ रहा है। दूसरी स्ट्रेट लाइन क्या है, 5x प्लस 12y प्लस 9 डिवाइड बाई 13, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर देख लेना, 169 आएगा, दैट इज 13। इसको सॉल्व कर लेना, ये एक्यूट एंगल बाइसेक्टर आ जाएगा। और ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर चाहिए तो सिंपली यहां पे हम माइनस साइन लगा देंगे। This will be obtuse angle bisector. आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। A1 A2 प्लस B1 B2 अगर नेगेटिव आया
नेगेटिव मतलब कम आया तो प्लस साइन के साथ जो बाइसेक्टर मिलता है दैट इज एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, और माइनस साइन के साथ जो बाइसेक्टर मिलता है दैट इज ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर। और A1 A2 प्लस B1 B2 पॉजिटिव आया मतलब ज्यादा आया, ज्यादा क्या होता है ऑब्ट्यूस, तो प्लस साइन के साथ ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर, माइनस साइन के साथ एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं। द बाइसेक्टर ऑफ ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर देयरफॉर द अदर बाइसेक्टर, ये सिंपल उसी का एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ लाइन passing through intersection of this line L1 and this line L2 and equally inclined to axis। equally inclined to axis का मतलब क्या होता है, ये स्ट्रेट लाइन दो तरह की हो सकती है। equally inclined to axis ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है। ये 45 पाई बाई 4, चूंकि ये 90 है तो ये भी पाई बाई 4 हो जाएगा। ये 90 है तो अगर ये पाई बाई 4 और ये पाई बाई 4 तो इक्वली इंक्लाइन हो जाएगा। इसका चूंकि पॉजिटिव एक्स एक्स से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में पाई बाई 4 एंगल बन रहा है तो इसका स्लोप 1 आ जाएगा। ये पाई बाई 4 है तो ये एंगल जरा देखो 3 पाई बाई 4 होगा, तो tan 3 पाई बाई 4 इसका स्लोप क्या आएगा, tan 3 पाई बाई 4 जो कि -1 हो जाएगा। तो आगे से ध्यान रखना, द लाइन विच आर इक्वली इंक्लाइन टू द एक्सिस हैज स्लोप +-1। उनका स्लोप क्या आता है, +-1 आता है। नाउ दो लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन L1 और L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाली फैमिली ऑफ लाइंस होती हैं L1 प्लस लैम्डा टाइम्स L2 इज इक्वल टू 0। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो यहां से हमने L1 रखा, लैम्डा टाइम्स L2 रखा, इज इक्वल टू 0। नाउ इसमें x के कोफिशिएंट कंपेयर कर लो, 4 प्लस 2 लैम्डा टाइम्स y, x माइनस 3 प्लस 5 लैम्डा टाइम्स y, 3 लैम्डा -1 इज इक्वल टू 0। सो नाउ इसका स्लोप निकालो। इसका स्लोप कैसे निकलेगा, y को उधर ले जाओगे और इस टर्म से जब डिवाइड करोगे तो उसका स्लोप जो आएगा, करके देख लेना, कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, 4 प्लस 2 लैम्डा जिसको 2 टाइम्स 2 प्लस लैम्डा अपॉन 3 प्लस 5 लैम्डा। एक बार इसको 1 के लिए सॉल्व कर लो और एक बार -1 के लिए, क्योंकि लाइन इक्वली इंक्लाइन टू एक्सिस है, उससे लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी और लैम्डा उठा के यहाँ रख देंगे तो स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। तो आई होप ये बात समझ में आ रही होगी। एक बार 1 के लिए सॉल्व करके दिखा देते हैं। 3 प्लस 5 लैम्डा, 3 लैम्डा इज इक्वल टू 1 मीन्स लैम्डा इज 1/3। ये उठा के रख देना तो लाइन मिल जाएगी तुम्हें, जो कि इक्वली इंक्लाइन टू द एक्सिस है। और -1 के लिए आई होप अब सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ लोकस। ध्यान से देखो, लोकस के क्वेश्चन में जिस भी पॉइंट का लोकस एज्यूम करना होता है, फर्स्ट स्टेप में उसको h, k एज्यूम कर लो। लोकस से एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। A एंड B आर टू गिवन पॉइंट्स, A और B दो गिवन पॉइंट्स हैं, ठीक है। सपोज कर लेते हैं A इज दिस इज A, 0, B इज दिस इज -A, 0, ठीक है। C पॉइंट का हमें लोकस बताना है। जिसका भी लोकस एज्यूम निकालना होता है उसको h, k लेते हैं, सच दैट एंगल A
माइनस एंगल बी थीटा है। ये एंगल मान लेते हैं अल्फा है, ये एंगल बीटा है, इसका डिफरेंस तुम्हें थीटा दे रखा है। अल्फा माइनस बीटा का डिफरेंस हमें थीटा दे रखा है, ठीक है। इसका मिड पॉइंट ऑब्वियसली ये ओरिजिन हो जाएगा 0,0। अच्छा, एंगल का डिफरेंस दिया जाता है तो यूजुअली दोनों साइड tan ले लेते हैं। tan अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू tan थीटा। आई होप tan अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला सभी को पता है, दैट इज tan अल्फा माइनस tan बीटा अपॉन 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा इज इक्वल टू tan थीटा। अब इस ट्राइंगल से हम tan अल्फा और tan बीटा निकालेंगे। कैसे देखते हैं, एक ट्राइंगल ये बना लो ACM। This triangle is ACM. Now from this triangle ACM देखो, और यहां पे हम निकालेंगे tan अल्फा। tan अल्फा होगा क्या, tan अल्फा होगा परपेंडिकुलर CM अपॉन बेस दैट इज AM। अच्छा, ये h, k का मतलब ये हुआ कि अगर इसे परपेंडिकुलर लाइन x एक्सिस पे बना, y एक्सिस से बना दें तो दिस लेंथ इज h, ये OM लेंथ भी h है, और ये लेंथ जो आ रही है दिस इज k। ठीक है, तो CM लेंथ हमें पता है, CM लेंथ सिंपली k है। AM लेंथ हमें बतानी है, इतनी लेंथ h है, तो AM लेंथ, टोटल लेंथ यहां से यहां तक है a, दिस इज a, तो AM लेंथ अगर हमें बतानी तो a माइनस h हो जाएगी, दिस लेंथ विल बी a माइनस h, तो दिस इज फाइनली a माइनस h। अब ट्राइंगल देखो BCM, BCM में tan बीटा देखते हैं। tan बीटा आएगा परपेंडिकुलर CM अपॉन बेस BM। CM हो जाएगा k, CM तो k पता ही है। अच्छा, इतनी लेंथ ये h है और ये लेंथ क्या है, a है, तो BM लेंथ हो जाएगी a प्लस h। अब tan अल्फा tan बीटा पता है, उठा के यहां पे रख दो। tan अल्फा आ रहा है k अपॉन a माइनस h माइनस k अपॉन a प्लस h डिवाइड बाई 1 प्लस k स्क्वायर, a प्लस h और a माइनस h को मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर माइनस h स्क्वायर इज इक्वल टू tan थीटा। अब फर्दर इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, फर्दर इसको सॉल्व करेंगे, सो नाउ ये आ जाएगा तुम्हारा k कॉमन ले लो, a प्लस h माइनस a माइनस h 2h हो जाएगा अपॉन एलसीएम लेंगे तो a स्क्वायर माइनस h स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा इज इक्वल टू tan थीटा। tan थीटा इधर ले आओ और ये बाकी टर्म उधर ले जाओ, तो ये बन जाएगा k स्क्वायर माइनस h स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस एच के कॉट थीटा। tan थीटा इधर ले आए और फाइनली करते क्या है, हम सबको उधर ले जाते हैं, तो ये बन जाएगा h स्क्वायर माइनस के स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच के कॉट थीटा प्लस a स्क्वायर। अब लोकस के क्वेश्चन में फाइनली h को x रखा जाता है और k को y रखा जाता है। h को x रख दो, k को y रख दो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 2xy कॉट थीटा प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0।
तो आई होप लोकस का भी कंसेप्ट समझ में आ गया कि लोकस के क्वेश्चन में क्या करते हैं, जिस भी पॉइंट का लोकस निकालना है, h कॉमा k मान लो, गिवन डेटा लगा दो, सिंप्लीफाई कर लो और फाइनली h को x और k को y रख दो। तो आई होप ऐसा कुछ आंसर आ रहा होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy कॉट थीटा प्लस ए स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर का कुछ गड़बड़ हो रहा है। चलो एक बार देख लेना, कैलकुलेशन अच्छे से देख लेना। आई थिंक ये कैलकुलेशन देख लेना एक बार, ये सारी चीज़ें ले आएंगे। ठीक है, ये माइनस ए स्क्वायर ही होगा क्योंकि सब कुछ उधर ले गए, तो दिस विल बी माइनस ए स्क्वायर, तो उधर जाके ए स्क्वायर बन जाएगा। तो आई होप ये स्ट्रेट लाइन का कुछ रिवीजन हो गया होगा। अब नेक्स्ट हम लोग सर्कल स्टार्ट करेंगे।